दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी बीटा डीके की थ्योरी चल रही थी और अपन ने फर्मी थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। वहाँ अपन ने एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था और न्यूट्रिनो का मास होता है इस बारे में अपन ने चर्चा की थी कि अपन एक क्यूरी नाम का प्लॉट करते हैं और वहाँ से क्यूरी प्लॉट एक स्ट्रेट लाइन नहीं आकर थोड़ा सा क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो जो डेविएशन है क्यूरी प्लॉट का वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि न्यूट्रिनो का भी क्या होता है, मास होता है। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं न्यूट्रिनो मास। ये फर्मी थ्योरी से ही एक्सप्लेन हुआ है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रिनो जो पार्टिकल है उसका मास होगा, ये कहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुई है, तो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके से क्लियर हुई है और क्यूरी प्लॉट के और एनर्जी के बीच में खींचा जाता है। जो अपन ने प्रोबेबिलिटी का जो इक्वेशन फाइंड किया था कौन सा, अपन जानते हैं DWIF, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है जिसकी वैल्यू क्या थी, G²/2π³ C³ मैट्रिक्स एलिमेंट MIFN का मॉडुलस स्क्वायर, F कूलाम करेक्शन कोफिशिएंट है, FZEE और E मैक्सिमम -EE का होल स्क्वायर और PE² DPE, ये PE² है और क्या हो जाएगा दोस्तों, DPE। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको जो डिराइव किया गया था इस कंसेप्ट में लिया गया था। अपन लिख सकते हैं द अबव एक्सप्रेशन हैज बीन derived by taken mu = 0 कि न्यूट्रिनो का मास 0 कंसीडर करके इस ऊपर वाले इक्वेशन को क्या किया था, डिराइव किया गया था। ठीक है, यहां तक अपन ने न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन क्यूरी प्लॉट की अपन बात करें तो क्यूरी प्लॉट मैंने बताया था कि थोड़ा सा क्या हो जाता है, लास्ट में डेविएट हो जाता है। के और ई में अपन बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन, ये तो क्या है, थ्योरेटिकल, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में जाके क्यूरी प्लॉट है वो अपने मूल से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको तो अपन क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल, कि ये तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। और इसको अपन क्या कहेंगे, जो डेविएट होगी, ये क्या है दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल। क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, हाँ, तो अपन अब क्या कर सकते हैं, दी इंपेरिकल कर्व, ये जो इंपेरिकल कर्व है यहां से इससे पहले लिखना है, ये दी इंपेरिकल कर्व इज फाउंड टू बेंड towards the energy axis at high इलेक्ट्रॉन एनर्जी। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मतलब एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ आ जाकर एनर्जी क्या हो जाती है, जो बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं न्यूट्रिनो के साथ में, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई एनर्जी हो जाती है। तो ये बैंड है, वो कर्व है, वो बैंड टुवर्ड्स तक क्या हो जाता है, एनर्जी एक्सिस है। तो ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो दिस disagreement can be explained by taking m neutrino not equals to 0, यानी न्यूट्रिनो हैज मास। यहां से ये चीज क्लियर हुई, किससे, क्यूरी प्लॉट से हुई। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर m न्यू नॉट इक्वल्स टू 0, यदि न्यू का मान 0 नहीं है तो दी इंपेरिकल एक्सप्रेशन, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दी एक्सप्रेशन हैज बीन derived
कैसे हो जाएगा, DWIF इक्वल्स टू G² अपॉन 2π³ C³ h×7 MIF मॉडुलस स्क्वायर F ZEE PE² E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें एनर्जी और क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूट क्या हो जाएगी, इसी में मल्टीप्लाई में है, E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर प्लस μ² C⁴ की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और गुणा क्या आ जाएगा dP, यानी ये टर्म और इसके साथ में एक्स्ट्रा से ऐड हो जाएगी। E² एनर्जी E² इक्वल्स टू P² C² प्लस m0² C⁴ क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, ये यहाँ बाहर आ जाएगी। इसमें एक पावर को अपन लिखेंगे, एक पावर तो ये आ जाएगी, यहाँ 2 पावर थी देखिए, तो E मैक्सिमम माइनस E का होल स्क्वायर है, उसमें एक पावर तो अपन ने बाहर निकाल ली, PE² आ गया, और एक पावर को अपन ने क्या लिख दिया, माइनस E मैक्सिमम माइनस E का होल स्क्वायर प्लस mν² C⁴। यहाँ अपन ने क्या किया, न्यूट्रिनो मास को क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर अपन मान लेंगे पूरे को K मानेंगे, ठीक है ना, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D E मैक्सिमम, जो पहले क्यूरी प्लॉट अपन ने प्लॉट किया था वहाँ ये आई थी इक्वेशन, माइनस EE, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर प्लस mν² C⁴ की पावर कितनी होगी 1/2, जहाँ D क्या है कांस्टेंट, ठीक है। इसको इक्वेशन अपन क्या दे देते हैं, कैपिटल B। यानी जो अपन ने क्यूरी प्लॉट की जो इक्वेशन ली थी वो क्या थी, K बराबर D E मैक्सिमम माइनस केवल EE, इतना ही था, और अपन ने प्लॉट कर दिया था K और एनर्जी के बीच में। अब कि K बराबर जैसे ही न्यूट्रिनो का अपन ने मास माना है कि न्यूट्रिनो हैज़ द मास, तो न्यूट्रिनो हैज़ द मास तो क्या हो गया, K बराबर D E मैक्सिमम माइनस EE, E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर प्लस mν² C⁴ की पावर 1/2। अब यदि अपन इस इक्वेशन से क्यूरी प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, यानी गुड एग्रीमेंट आ जाएंगे बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल में। तो अपन लिख सकते हैं इफ वी प्लॉट K वर्सेस EE ग्राफ, then there will be good fit between experimental and theoretical curve, ठीक है, दैट इज न्यूट्रिनो मास एग्जिस्ट। यहाँ से ये हो गया कि न्यूट्रिनो का मास है वो क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसमें ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बीटा थ्योरी न्यूट्रिनो हैज़ मास, तो ये बात करेक्ट है, समझ गए क्या भाई। बीटा थ्योरी का जब तक नहीं मास आएगा, हवाला नहीं देगा अगला बीटा थ्योरी और बीटा डीके, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, तब तक अपन न्यूट्रिनो का मास क्या मान रहे हैं, मास लेस पार्टिकल मान रहे हैं। लेकिन क्यूरी प्लॉट से अपन को क्या हो गया, तो या तो क्यूरी प्लॉट आ जाएगा ना कि न्यूट्रिनो हैज मास ड्यू टू क्यूरी प्लॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके एक्सप्लेनेशन। तो ये दोनों ही बातें क्या होंगी, बीटा डीके के बारे में सही होंगी। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले को आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन वो किसके क्या है, समानुपाती है, ठीक है। केवल इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो कैसे एग्रीमेंट करेगी, न्यूट्रिनो हैज़ द मास, इस बात को लेके वो क्या करेगी, एग्रीमेंट करेगी, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ, भाई न्यूट्रिनो का मास है तो न्यूट्रिनो का मास कितना है, ठीक है। अभी तक क्या है कि ऐसा कोई पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुआ जिसका मास है वो इलेक्ट्रॉन से कम है। लेकिन अब अपन न्यूट्रिनो की बात करेंगे तो न्यूट्रिनो का मास है वो इलेक्ट्रॉन से भी कम है।
तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन कहीं टूटेगा, यदि इलेक्ट्रॉन अस्थायी होगा तो वो न्यूट्रिनो के अंदर टूट सकता है। तो देखिए एस्टिमेशन ऑफ एम न्यू, एस्टिमेशन ऑफ मास ऑफ न्यूट्रिनो, ठीक है। इसमें मैनी एक्सपेरिमेंट हैव बीन, मैनी एक्सपेरिमेंट हैव बीन, many experiments have been performed on beta spectrum, of 1s3। 1s3 का है ट्राइटियम है जो अस्थायी कण होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्रिटियम बोल सकते हो या ट्राइटियम बोल सकते हो, जो हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है। जब ये टूटेगा 1s3 तो क्या क्या बनाएगा, हीलियम 2he3, ठीक है, प्लस -1e0 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और प्लस क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, अलग अलग फैमिली के अलग अलग न्यूट्रिनो होते हैं। जैसे टो पार्टिकल है तो टो पार्टिकल का टोनिक न्यूट्रिनो होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, अदरवाइज तो क्या होगा, लेफ्टॉन नंबर कंजर्वेशन रूल फॉलो नहीं होगा। और रिएक्शन वो भी जैसे एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, वैसे ही लेप्टॉन नंबर और बैरियन नंबर है वो यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ है, उनको कंजर्व होना जरूरी है। तो ये रिएक्शन हो गई है, ठीक है। अपने पास में इस रिएक्शन के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट लोगों ने स्टडी किए, these experiments have estimated the limit of neutrino mass। उन्होंने एस्टिमेट किया, और कितना किया कि एम न्यू लेस देन इक्वल्स टू 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एस्टिमेट किया उन्होंने, 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, होगी बात। फिर मोर, अभी रिसेंट में चल रहे हैं, मोर रिसेंट एक्सपेरिमेंट have provided the result that m nu is less than equals to 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आ गया बात। पहले 250 के बारे में बात की, फिर क्या और एक्सपेरिमेंट किए तो न्यूट्रिनो का मास कितना आ गया, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। बट इट इज नॉट टू बी कन्फर्म, अभी डिस्कवरी चल रही है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं अभी तक ये जान पाए हैं कि न्यूट्रिनो का मास कितना है। बट it is to be noted that since me equals to 0.511, अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कितना है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा को यदि अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो ये क्या हो गया, 51, 3 बिंदी तो हट जाएंगे, 3 लग जाएंगी, 51,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज very large then m neutrino equals to अप्रोक्सीमेट 0 ही मान सकते हैं या 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान सकते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज वेरी लार्ज देन एम न्यू is less than 50 electron volt for practical purpose। So
वी टेक एम न्यू टू बी 0। जब अपन इलेक्ट्रॉन के मास को ही नेग्लेक्ट मान रहे हैं, यहां पर देखें इलेक्ट्रॉन के मास को क्या मान रहे हैं अपन, नेग्लेक्ट मान रहे हैं, तो इसका न्यूट्रिनो का जो मास है पहले एक्सपेरिमेंट में लोगों ने डिस्कस किया तो कितना आया 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर और ताज़ा एक्सपेरिमेंट किए गए, वहां से इसका मास कितना आ गया, एम न्यू इज वेरी लेस देन फ्रॉम 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गया। फिर धीरे धीरे और है, लेकिन इन दोनों के कंपेरेटिवली अपन यदि इलेक्ट्रॉन की मास को मेजर करें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एम इक्वल्स टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 51,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत बड़ा है। किसके कंपैरिजन में, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। जब अपन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ही नगण्य मान रहे हैं, तो क्या अपन न्यूट्रिनो के द्रव्यमान को भी क्या नहीं मान सकते, क्या 0 मानेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में अपन इसको 0 मान के चलेंगे, लेकिन क्यूरी प्लॉट क्या कहता है कि न्यूट्रिनो हैज मास। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ। अपन जो रेडियो एक्टिविटी जो 12वीं क्लास की टॉपिक में पढ़े हैं सेम वैसा ही है, लेकिन ये हायर स्टडीज में है। ये कहां से आएगा, उस अपने फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, यहां से लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 एवरेज लाइफ, जो अपन फॉर्मूला जानते हैं 0.693 और टी हाफ, ये क्या है, अर्धायुकाल। टी हाफ क्या है, अर्धायुकाल, हाफ लाइफ। ठीक है, और टो क्या है, एवरेज लाइफ। यह अपन ने डिस्कस कर लिया है रेडियो एक्टिव के एलिमेंट में, लेकिन यहां बीटा थ्योरी में और इसका एक्सप्लेनेशन है। लेमडा इक्वल्स टू 1/2 0.693 टी हाफ, और जैसे ही सारी वैल्यूज फॉर्मूले में अपन रखते हैं, तो लेमडा की वैल्यू फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डी के लिए आपको डायरेक्ट याद रखनी है, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं। लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी, जैसे लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, इंप्लाइज दैट सारी वैल्यू अपना जो अभी प्रोबेबिलिटी का अपन ने फॉर्मूला निकाला था DWIF इक्वल्स टू G² 2 क्यूब C क्यूब H×7, वहां से ये फॉर्मूला निकलेगा। लेकिन अपन को क्या कितना ध्यान रखना है देखो मैं करवा ही देता हूं। वी नो दैट, लिखना ही पड़ेगा, यहां नहीं यहां लिखता हूं। वी नो दैट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, लिखना पड़ेगा सिंस, ठीक है, ये तो अपन ने लिख लिया, सिंस DWIF इक्वल्स टू G² 2 पाई क्यूब C क्यूब H×7 MIF N का मोड स्क्वायर FZEE E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर PE² DP। ठीक है, और ये अपन ने लिख ही दिया लेमडा का। देन टोटल प्रोबेबिलिटी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे WIF, DWIF का इंटीग्रेशन करेंगे तो WIF आ जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा G² 2 पाई क्यूब C क्यूब H×7 अपॉन मैट्रिक्स एलिमेंट MIF N का मॉडुलस स्क्वायर इंटीग्रेशन, और लिमिट आ जाएगी 0 से P मैक्सिमम, अधिकतम P के लिए। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा FZEE कूलाम करेक्शन टर्म, E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर PE², और क्या आ जाएगा DP। ठीक है, तो डीके प्रोबेबिलिटी, इसी को अपन क्या कहते हैं, डीके प्रोबेबिलिटी लेमडा। ये जो लेमडा है इसे ही अपन क्या कहते हैं, डीके प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो WIF अपन ने लेमडा, या WIF इक्वल्स टू कितना हो गया, G² 2 पाई क्यूब C क्यूब H×7 MIF का
मॉडुलस स्क्वायर और 0 से पी मैक्सिमम एफ जेड ई मैक्सिमम माइनस ई का होल स्क्वायर पी ई स्क्वायर डी पी। ठीक है, और यहां से ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी के लिए मैंने लिखा है आपको, फॉर हाई एनर्जी एंड लार्ज जेड, फॉर हाई एनर्जी एंड लार्ज जेड, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। एफ जो कूलाम करेक्शन टर्म है उसकी वैल्यू अपन अप्रोक्सीमेट कितनी लेंगे, 1 लेंगे। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फॉर हाई एनर्जी एंड लार्ज जेड के लिए जो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके में कूलाम का जो करेक्शन था, जो रिपल्सिव फोर्सेस था बिटवीन न्यूक्लियस एंड बीटा पार्टिकल्स, तो उसकी वैल्यू अपन कितनी लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यदि 1 लेंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लेमडा कितनी हो जाएगी, लेमडा बराबर ये वैल्यू आ जाएगी पुट, तो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर अपॉन 2 पाई क्यूब सी क्यूब एच क्रॉस 7 एम आई एफ एन का मॉडुलस स्क्वायर 0 से पी मैक्सिमम, ये एफ जेड ई 1 हो गया, ई मैक्सिमम माइनस ई का होल स्क्वायर पी ई स्क्वायर और डी पी ई। इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड लेमडा इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू ई मैक्सिमम की घात कितनी आ जाएगी, 5। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी यहां से लेमडा इक्वल्स टू ये भी आ सकता है ए ई मैक्सिमम की पावर 5। ठीक है, इंप्लाइज दैट लेमडा समानुपाती क्या हो गया, ई मैक्सिमम की घात 5, विच इज फेमस। इससे अपन क्या कहते हैं, विच इज फेमस, एक नियम है ये, फेमस सर्जेंट या सार्जेंट भी बोल सकते हैं, सार्जेंट लॉ। इस लॉ का आपने नाम नहीं सुना होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके के लिए सार्जेंट लॉ में एनर्जी की जो पावर 5 पावर के ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, समानुपाती होती है, लेमडा समानुपाती ई टू द पावर 5 मैक्सिमम। इससे अपन क्या कहते हैं, विच इज फेमस सर्जेंट लॉ, विच इज फेमस सर्जेंट लॉ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अपन कर लें, टेकिंग लेमडा टेकिंग लॉगरिथम, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए, टेकिंग लॉगरिथम, दोनों तरफ से इसका लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा, लॉग लेमडा। ये लॉग, ये तो लॉग ए में आ जाएगा, और ये क्या है, एम की घात एन, तो एन लॉग एम, तो ये क्या हो जाएगा 5 लॉग ई मैक्सिमम और प्लस क्या आ जाएगा लॉग ए। ठीक है, लॉग ए क्या है भाई, 5 भी कांस्टेंट है और लॉग ए भी क्या है, कांस्टेंट है, तो लॉग लेमडा इंप्लाइज दैट लॉग लेमडा इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं बी लॉग ई मैक्सिमम प्लस सी कर दें, जहां पर मान लें b बराबर तो अपन ने 5 माना है और c बराबर क्या माना है, log a माना है, c बराबर क्या माना है, log a माना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी सर्जेंट लॉ का ही हिस्सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि यहां से अपन log लेमडा और log e मैक्सिमम में ग्राफ खींचें तो इक्वेशन से आपको कैसा लग रहा है कि कैसा ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सर्जेंट लॉ आपको याद रखना है। log लेमडा इक्वल्स टू बी log e मैक्सिमम प्लस सी, बी बराबर 5 सी log लेमडा। ठीक है, यहां से देखिए log लेमडा, ठीक है, और log e मैक्स, ठीक है, और यहां से जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये जो ऊपर वाली जो लाइन है वो किसको शो कर रही है, हाई लेमडा
लेमड़ा की वैल्यू जब हाई हो गई तो अपन ने देखो क्या पढ़ा है, लेमड़ा इक्वल्स टू 1/टाउ 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो हाई लेमड़ा हो गया तो इसके लिए हाफ लाइफ क्या होगी, लो टी हाफ, भाई कम होगी हाफ लाइफ की वैल्यू तभी तो लेमड़ा हाई होगी, तो लो टी हाफ हो गया। और जब ये ट्रांजिशन होगा तो इसको अपन क्या, सॉरी इसके ये अलाउड, क्या हो गया, अलाउड हो गया। यहां अपन बात करें तो ये क्या है, लो लेमड़ा हाई टी एफ हाफ, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन होंगे वो क्या होंगे, फॉरबिडन। कैसे ट्रांजिशन होंगे, फॉरबिडन होंगे। और यहां चूंकि लेमड़ा व्युत्क्रमानुपाती किसके है, टी हाफ के, लेमड़ा किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, टी हाफ के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। ये ग्राफ आ गया किसके, लॉग लेमड़ा और लॉग ई मैक्सिमम के। ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई कैसे ग्राफ आएंगे, या ए ग्राफ दे दे और बी ग्राफ दे दे, पूछ ले अगला कि कौन से ग्राफ के लिए क्या चीज होगी, लो हाई होगा लो होगा, ठीक है। देखिए अब इस ग्राफ के बारे में अपन लिखते हैं, क्या है, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ log लेमड़ा वर्सेस log ई मैक्सिमम जो अपन ने खींच रखा है, देन two parallel lines, then two parallel lines are observed, two parallel lines are observed, ठीक है। the upper line represent allowed transition, and lower R represent, या lower line R represents forbidden ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब है वेरी वेरी लो या वेरी वेरी स्मॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लेमड़ा for upper curve is nearly 100 times, important बात, the value of lambda for upper curve या upper line is nearly 100 times more than the value of lower line, ये ग्राफ आ गया log लेमड़ा और log ई मैक्सिमम में, और ये इसके बारे में क्या होगी, चर्चा होगी, जिसको आप लोग पढ़ लोगे और इसको अच्छे से याद रखोगे। ये फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो इसको आराम से अच्छे से। हो गया, तो देखिए अब अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब अपन चर्चा करते हैं सिलेक्शन रूल पे कि भाई कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन रूल, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल्स, ठीक है।
सिलेक्शन रूल में अपन बात करेंगे एक तो अलाउड और दूसरी अपन बात करेंगे फॉरबिडन। अलाउड जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। और फॉरबिडन जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए एल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके लिए एल की वैल्यू 0 होगी और इसके लिए एल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। यहां जो अलाउड ट्रांजिशन है वो आगे डिफरेंट टाइप के हैं। यहां एल बराबर 0 है तो यहां खास बात है नो चेंज इन पैरिटी, क्योंकि एल बराबर 0 है तो फिक्स होगी पैरिटी। तो -1 की घात एल अपन ने सेल मॉडल से पैरिटी को डिस्कवर किया है, तो जब एल की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, पैरिटी में चेंज नहीं होगा और यहां पैरिटी में चेंज होगा, ठीक है। अब यहां भी ये भी दो टाइप का, एक और ये क्या है 2। पहला जो ट्रांजिशन है वो फेवरेबल यानी फेवर्ड फेवर्ड, और ये क्या है अनफेवर्ड अनफेवर्ड, ठीक है। फेवर्ड जो होगा उसको अपन क्या कहेंगे, सुपर अलाउड। पूछेंगे एग्जाम में, जो फेवर जो ट्रांजिशन होगा उसको दोस्तों अपन क्या कहेंगे, सुपर अलाउड, और इसको अपन क्या कहेंगे, नॉर्मल अलाउड। क्या कहेंगे, नॉर्मल अलाउड, सुपर अलाउड, नॉर्मल अलाउड, ठीक है। इस फेवर्ड या सुपर अलाउड का मतलब क्या है, नो चेंज इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। क्या होगा, नो चेंज इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, चेंज इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, चेंज इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यानी अलाउड ट्रांजिशन की अपने क्या होगी, बात होगी। ये सिलेक्शन रूल है किसके, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके के लिए, ठीक है। फॉरबिडन में देखिए, फॉरबिडन सबसे पहले अपन बात करें तो फॉरबिडन में क्या होगा, एल इज ग्रेटर देन 1 है तो एल बराबर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। इस एल बराबर जैसे ही 1 आ जाएगा इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट फॉरबिडन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉरबिडन, ठीक है। और फर्स्ट फॉरबिडन एल बराबर 1 आ गया तो -1 की घात एल यानी पैरिटी चेंज हो जाएगी, तो अपन क्या कहेंगे, चेंज इन पैरिटी, चेंज इन पैरिटी। क्या हो जाएगा, चेंज इन पैरिटी। एल बराबर 2 आ जाएगी वैल्यू तो क्या होगा, सेकंड फॉरबिडन। क्या हो जाएगा, सेकंड फॉरबिडन। और इसको ध्यान से देखिए, एल बराबर 2 आया है तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई पैरिटी कैसे निकालते हैं, -1 की पावर एल, एल की वैल्यू कितनी है 2, यानी पैरिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, नो चेंज इन पैरिटी। ये चीजें अपन को ध्यान में रखनी है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। फिर जैसे ही एल बराबर 3 आएगा इसको अपन क्या कहेंगे, थर्ड फॉरबिडन। क्या कहेंगे, थर्ड फॉरबिडन। अब देखो एल की वैल्यू 3 आए तो -1 की पावर कितनी होगी, 3, तो -1 की पावर 3 हो गई तो पैरिटी में क्या होगा, चेंज। तो अपन क्या लिखेंगे, चेंज इन पैरिटी। क्या लिखेंगे दोस्तों, चेंज इन पैरिटी। और L बराबर 4 की वैल्यू आ जाएगी तो इसको अपन क्या कहेंगे, फोर्थ फॉरबिडन, ठीक है। एंड सोन ऐसे ही चलता जाएगा। फोर्थ फॉरबिडन और L बराबर 4 आ गए तो नो चेंज इन पैरिटी, ठीक है। एंड सोन ऐसे ही चलता जाएगा आगे। भाई एल बराबर 5 लेंगे, एल बराबर 6 लेंगे एंड सोन इस हिसाब से चलता जाएगा। ये क्या है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके के दोस्तों सिलेक्शन रूल हैं जिनको अपन को याद रखना है। इसमें कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फर्स्ट फॉरबिडन के लिए पैरिटी में चेंज होगा या नहीं होगा, तो बच्चों को याद ही नहीं रह पाता कि फर्स्ट फॉरबिडन के लिए एल बराबर 1 होता है,
सेकंड फॉरबिडन के लिए L बराबर 2 होता है, थर्ड के लिए L बराबर 3 होता है, और फेवर्ड और अनफेवर्ड, फेवर्ड में सुपर अलाउड बोल दो चाहे फेवर्ड बोल दो एक ही बात है। यहाँ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में ये भी पूछ सकता है कि नो चेंज इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो रहा है तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो आप बोलोगे इसको सुपर अलाउड या फेवर्ड ट्रांजिशन। क्या बोलोगे, सुपर अलाउड या फेवर्ड ट्रांजिशन, या अनफेवर्ड, अनफेवर्ड यानी चेंज इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉर्मल अलाउड बोल देंगे कि वो नॉर्मल रूप से अलाउड है या अनफेवर्ड ट्रांजिशन है। और ऐसे ही L बराबर 1 फर्स्ट फॉरबिडन, ऐसे ही सेकंड फॉरबिडन, चेंज इन पैरिटी, नो चेंज इन पैरिटी एंड सो ऑन। इस हिसाब से अपन को ये याद रखना है बहुत अच्छे से। ये सिलेक्शन रूल है, यहाँ से क्वेश्चन चाहे अपनी नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए अपन बात कर रहे हैं अलाउड ट्रांजिशन की। जो अलाउड जो ट्रांजिशन है वो दो प्रकार का है। अब कोई ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम स्पिन और पैरिटी कैसे निकालेंगे। स्पिन और पैरिटी आपको सेल मॉडल से अपन ने निकलना डिस्कस कर लिया है, तो सेल मॉडल से अपन स्पिन और पैरिटी निकाल लेंगे। यहां देखें अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन, ये इसी से भी कई बार क्वेश्चन आता है। अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन क्या है, दो प्रकार के अलाउड ट्रांजिशन है। नंबर 1 फर्मी ट्रांजिशन, क्या बोलेंगे उसको, फर्मी ट्रांजिशन, फर्मी ट्रांजिशन। और दूसरा जो अलाउड ट्रांजिशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, गैमो टेलर, गमाउ टेलर, गमाउ टेलर, या इसको अपन बोलते हैं जीटी, जीटी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, जीटी ट्रांजिशन, फर्मी ट्रांजिशन और जीटी ट्रांजिशन। फर्मी ट्रांजिशन के लिए कंडीशन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो स्पिन में जो चेंजेस होंगे वो क्या है, डेल्टा आई बराबर 0 होगा। क्या होगा, डेल्टा आई बराबर 0। तो अपन इसको क्या कहेंगे, प्योरली फर्मी ट्रांजिशन। क्या कहेंगे दोस्तों, प्योरली फर्मी ट्रांजिशन, यानी डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। और जीटी ट्रांजिशन कब होगा, जब डेल्टा आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और प्लस माइनस 1 होगी। यही बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि फर्मी यदि ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, डेल्टा आई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0। और यदि गमाउ टेलर ट्रांजिशन होगा तो डेल्टा आई की वैल्यू 0 या +1 या -1। कई बार ऑप्शन में ऐसे भी लिखा आता है डेल्टा आई इक्वल्स टू 0, +1 और -1। ठीक है, +1 और -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों ट्रांजिशन अपन को याद रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं, गमाउ फर्मी ट्रांजिशन और गमाउ टेलर ट्रांजिशन। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे कि भाई प्योरली फर्मी ट्रांजिशन तो कैसे होगा, प्योरली जीटी ट्रांजिशन कैसे होगा, या दोनों यदि ट्रांजिशन होंगे तो अपन क्या लिख देंगे, मिक्स्ड टाइप ट्रांजिशन। जैसे फर्मी ट्रांजिशन भी हो रहा है और गमाउ टेलर यानी जीटी ट्रांजिशन भी हो रहा है, तो अपन क्या कह देंगे, अपन ये कह देंगे कि ये ट्रांजिशन जीटी है, फर्मी है, कौन सा है, अलाउड है या नॉट अलाउड है। उनके बारे में कुछ अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बारे में करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक्स।